राहुल गांधी ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है कि अमित शाह के इस्तीफे पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जब जोर देकर के पूछा गया कि इस लड़ाई को आप कहां तक लेकर के जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि इसमें इफ और बट वाली स्थिति नहीं है। इस्तीफा होगा अमित शाह का, और अगर अमित शाह का इस्तीफा हो गया तो फिर यह सरकार कितने दिनों की मेहमान है, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आज कांग्रेस के लिए एक बड़ी अच्छी खबर सामने आई। कोयला घोटाले में सालों तक बीजेपी, आरएसएस ने जिस तरीके से और मीडिया की खास तबके ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को कटघरे में खड़ा किया, आज उनके निधन के 2 साल बाद उनको क्लीन चिट मिली। बहुत बड़ी खबर, यानी एक तरीके से कांग्रेस पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से आज राहुल गांधी सरकार को लेकर के हमलावर थे, संसद के अंदर खूब गरजे और उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंच गए, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो अचीवमेंट्स मिल रही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उससे एनर्जी वो कांग्रेस में दिखाई दे रही है और पुराने कुछ दाग जो लगाए गए थे वो भी धुलते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी वो कह रहे हैं कि मोदी और अमित शाह को लेकर के इमेज बनाई गई, मोदी दिस, मोदी दैट, मोदी भगवान है, अमित शाह हीरो है, और वो लोकसभा में घुस नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी बातें आज राहुल गांधी ने कही और स्पेशली मनमोहन सिंह जी को आज क्लीन चिट मिली है। इन मुद्दों को लेकर के बात करने के लिए हमारे साथ में गुरदीप सप्पल साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। सब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे पहले तो समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं, मनमोहन सिंह साहब को लेकर के हम बात करेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जब जोर देकर के इस बात को पूछा गया कि भाई आप कहां तक जाएंगे, क्या माफी मांगेंगे अमित शाह, इसको लेकर के आप जो है वो रुक जाएंगे वहां पर, या वाकई जो है लड़ाई लंबी जाएगी, मैं आपसे समझना चाहता हूं। मंच पर तो राहुल गांधी ने जो कहा वो पूरा देश ने देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सुना समझा। कांग्रेस की रणनीति क्या है, अंदर खाने क्या चल रहा है, क्या वाकई ये देश अमित शाह का इस्तीफा होते हुए देखेगा? धर्मेंद्र जी, ये कांग्रेस पार्टी कहां तक ले जाएगी ये बात नहीं है। बात ये है कि छात्रों के साथ जो हुआ, क्या उनको इस देश में न्याय मिलेगा? वो छात्र जो केवल ये डिमांड कर रहे थे कि आप हमारा एग्जाम ठीक से करवा दो और हमारी कॉपियां ठीक से जांच लो, इतनी सी डिमांड थी। इतनी सी डिमांड के लिए उन पर जो अत्याचार हुआ पुलिस का, क्या उसके लिए किसी को जवाबदेह ठहराया जाएगा? और बात ये भी नहीं है, आज भी बीजेपी तय कर रही है। आज वो झूठ बोलने लगे उनके सारे मंत्री आके और उनके सांसद आके कि पैलेट गन तो चली नहीं। आरएएफ की इंटरनल इंक्वायरी हो रही है आईजी के द्वारा, ठीक है, कि पैलेट गन चलने के मामले के बारे में बताएं। दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ की डायरी के अंदर लिखा हुआ है कि कितने राउंड पैलेट गन चली, कितने राउंड इलेक्ट्रिकल शॉक। मैं आपके दर्शकों को बताऊं कि उनके हाथ में, पुलिस के हाथ में एक लाठी थी जिससे कि करंट लगता था, तो बच्चों को अपने करंट लगाया। फिर उन पुलिस वालों के हाथ में एक लाठी थी जिसमें कीलें गड़ी हुई थी। नॉर्मल लाठीचार्ज नहीं कर रहे थे, तो कीले, ये टॉर्चर करने वाला जो अत्याचार था, ये नॉर्मल क्राउड डिस्पर्स करने का, भीड़ को तितर बितर करने के लिए नहीं था। ये उनको टॉर्चर करने के यंत्र इस्तेमाल किए गए। और इसीलिए जब ये इस्तेमाल किए गए तो वहां पे जो पुलिस वाले थे वो सादी वर्दी में थे और उनके नाम के बैच नहीं थे। जबकि सच ये है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बिना बैच के कोई पुलिस वाला भीड़ का कंट्रोल नहीं कर सकता, ड्यूटी नहीं कर सकता, और बिना यूनिफॉर्म के पुलिस वाला लाठीचार्ज नहीं कर सकता। और अगर करता है तो उसको जो पुलिस को प्रोटेक्शन मिलती है धारा 132 के अंदर सीआरपीसी के, वो प्रोटेक्शन फिर पुलिस वाले को नहीं मिलेगी, उसको आम नागरिक द्वारा की गई हिंसा माना जाएगा। तो यहाँ पे पुलिस वाले सादी वर्दी में आम नागरिक की तरह हिंसा कर रहे थे, कीलों से घाव दे रहे थे, इलेक्ट्रिक शॉक लगा रहे थे, छर्रों वाली पैलेट गन चला रहे थे और बिहार में AK-47 चला रहे थे। और ये तमाम बातें रिकॉर्ड पे आ गई। जिसके छर्रे लगे एम्स का रिकॉर्ड भी सामने आ गया, लेकिन बीजेपी मानने को तैयार नहीं है। ये कैसे संभव है? तो इसका स्पष्ट कारण है
कि भाई आप चाहते थे डराना, लेकिन हो उल्टा गया धर्मेंद्र जी। वो छात्र तो डरे नहीं, अमित शाह डर गए। अमित शाह संसद के अंदर नहीं आए। इतने बड़े बिल के ऊपर, जिसमें देश में इतना बड़ा आंदोलन हुआ और उनके एक मंत्री का इस्तीफा हुआ, उस बिल की चर्चा से अमित शाह सदन से गायब थे। जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब देने के लिए वो सदन में मौजूद नहीं है। जो ये डर का माहौल है, ये बच्चों के लिए तो हुआ नहीं, लेकिन ये सरकार के लिए हो गया है। और ये बात यहां तक रहती तो भी ठीक थी। अब हो क्या रहा है, उन बच्चों से जो वायदा किया कि आप वापस चले जाइए, आप पे कोई केस नहीं होगा, उसमें भी अर्ध सत्य ले आए। एक तो हो गई 5 बजे के पहले वाला केस नहीं होगा बिहार के अंदर, 5 बजे के बाद वाले केस चलेंगे। जो पुराने केस हैं उनको रिवाइव कर दिया गया। आईटी एक्ट के अंदर सोशल मीडिया पोस्ट करने पे अलग से अब केस बनाने शुरू कर दिए कि अगर आप वहां पे हैं उसका केस नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे आप पोस्ट कर रहे हैं उसका केस बना रहे हैं। और इन्फ्लुएंसर्स की फौज उतारकर उनको डराना, उनको बदनाम करना वो शुरू हो गया। वो आप भी देख रहे हैं सारे कितने इन्फ्लुएंसर्स लगा दिए गए। और विज्ञापन बजरंग निकल दल रहे के हैं। द्वारा उनके पेरेंट्स को, उनके परिवार वालों को, उनके मोहल्ले में डराने का काम शुरू हो गया। तो अभी भी ये नहीं मान रहे हैं कि ये बच्चे हमारे देश के बच्चे थे। अभी भी ये नहीं मान रहे हैं कि इन बच्चों की डिमांड जायज थी। अभी भी ये केवल मान रहे हैं कि चलिए हमने किसी तरह से इनसे समझौता कर लिया है, वरना धर्मेंद्र प्रधान तो बहुत महान व्यक्ति है, उसको मालाएं पहना रहे हैं भुवनेश्वर में भी और संसद के परिसर में भी। तो ये बीजेपी जो है वो जिस रास्ते पे चली गई है, और अमित शाह जो हैं, अब वो तो बड़े स्ट्रॉन्ग मंत्री हैं। भाई आप और हम सब जानते हैं, पूरा देश ये कहता था कि अमित शाह नंबर के 2 वही मर्जी है। के बगैर नहीं, अमित शाह की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं खड़कता। उस दिन अमित शाह संसद के अंदर बैठे थे और कुछ 100 मीटर दूरी पे ये सब अत्याचार हो रहा था। तो अमित शाह को मालूम नहीं था क्या? चलो मान लेते हैं नहीं मालूम था। तो जब उनको पता चला कि ये अत्याचार हुआ है उनकी पुलिस के द्वारा, तो उनको कोई जांच तो बिठानी चाहिए थी। खुद के लिए तो पता करते, उन्होंने खुद के लिए भी जानकारी इकट्ठी नहीं की, कोई जांच दिखाने के लिए कोशिश नहीं की। और आज 9 दिन बाद भी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है कि किसने आदेश दिए, क्यों दिए, कितने बच्चे के ऊपर क्या-क्या अत्याचार हुए। तो ये जो भावना अमित शाह के अंदर से गायब है, उन बच्चों के प्रति एक दया की भावना कि ये हमारे देश के अपने बच्चे हैं। बीजेपी तो हिंदू पार्टी बनती है ना, अधिकांश तो हिंदू ही बच्चे थे वो। उनके प्रति दया भाव जो गायब है, वो डिसाइड कर रहा है। और जब ये अत्याचार का नया साइकिल शुरू कर दिया उन्होंने, अब जो हैरेसमेंट का, तो कोई तो इन बच्चों को बचाएगा। और वो कौन है? वो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी है। नहीं, लेकिन सवाल ये सफल साहब आप जो बता रहे हैं वो अब स्क्रीन के जरिए, भले ही वो बड़ी स्क्रीन के जरिए कि नहीं, लेकिन मोबाइल स्क्रीन के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच गई है वो चीज़ें। लोगों ने देखा है। कल ये भी खबर सामने आई कि कैसे पत्थर वाले ट्रक आ गए थे, कैसे जो है वो टूटी हुई गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई थी, कैसे किस तरीके से जो जनरल डायरी है उसमें जो है वो पुलिस स्वीकार कर रही कि हाँ पैलेट गन चली है। तो ये सारी चीज़ें तो लगातार सोशल मीडिया के जरिए, चैनल्स के जरिए, हमारे जैसे जो चैनल्स हैं उसके जरिए लोगों तक पहुंच रही है। लेकिन लोग इस बात पर यकीन कैसे करेंगे कि अमित शाह का इस्तीफा आप ले लेंगे? इस देश में 12 साल तक तो लोग ये भी यकीन नहीं कर रहे थे कि कोई मंत्री इस्तीफा देगा। लोग ये भी यकीन नहीं कर सकते थे, सोच नहीं सकते थे कि सदन के पटल से अमित शाह और मोदी भाग खड़े होंगे, नजर नहीं मिलाएंगे। कोई ये भी नहीं सोचता रहा था कि ये जो डर का माहौल, खौफ का माहौल, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार किन चीजों पे चली? 3 चीजों पे चली थी। एक, पूरे देश में एक भय का माहौल था, वो उससे कंट्रोल करते थे। बच्चों ने वो माहौल खत्म कर दिया। दूसरा, उनका मीडिया पे कंट्रोल था। बच्चों ने उस मीडिया को, जिसको कहते हैं रिडंडेंट, मतलब नकारा, बेकार साबित कर दिया। वो उस मीडिया पे जाते ही नहीं है, ना वो टीवी देखते हैं, ना अखबार पढ़ते हैं। तो जो पूरा प्रोपेगेंडा मशीनरी थी वो उल्टा उनकी मोदी जी भोथरी को हो उस गई। मीडिया पर आना पड़ा। हाँ, भोथरी हो गई वो मतलब पूरा इन्वेस्टमेंट जो है वो वेस्ट हो गया आज। तो नरेंद्र मोदी की दूसरी ताकत वो भी चली गई। और तीसरी ताकत ये थी कि उनके पास बहुत पैसा है, जिस पैसे की मार्फत वो काउंटर नैरेटिव चलाते थे, जिस पैसे की मार्फत वो आंदोलनों को
चलाते भी थे, रोकते भी थे। लेकिन ये पहला आंदोलन है जो एआई युग में हुआ है, जो आईटी के युग में हुआ है। इसमें बच्चों को कंटेंट क्रिएट करने के लिए पैसे नहीं चाहिए थे। बस वहाँ पहुँच गए, खाने की चिंता नहीं है। कोई शिलांग से तो कोई मुंबई से खाना भेज रहा है, ज़ोमैटो, स्विगी के थ्रू। ये नया तरह का एक चीज़ हुआ, तो रिसोर्स की ज़रूरत नहीं बची, मेनस्ट्रीम मीडिया की ज़रूरत नहीं बची और डर चला गया। तो हम्म, ये सब भी तो अभी पिछले दिनों हुआ है। तो जब ये हुआ है ना, तो ये मत हम्म, मानिए कि कोई भी सुरक्षित है। और आप माने ना माने, मैं मानूँ ना मानूँ, अमित शाह मान रहे हैं। हम्म, इसीलिए इसीलिए अमित शाह को वरना डर वो सता आके रहा है। अगर वो नहीं सता रहा था, तो संसद में आके आज बोलने में क्या हर्ज था? इतना इम्पोर्टेंट बिल, जिसको आप छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ खुद बोल रहे हैं, एक ऐतिहासिक बिल बोल रहे हैं, उन्होंने उस ट्वीट किया बिल अभी कुछ देर पहले। ट्वीट छोड़ दीजिए, उस बिल में संसद में आप मौजूद नहीं थे। हाँ, उसकी डिबेट चर्चा के दौरान आप मौजूद नहीं थे संसद के अंदर। आप क्यों भाग खड़े हुए? सारी दिलेरी क्या लोगों को डराने के लिए है? पहली बार जब जवाबदेही की बात आई, तो दिलेरी गायब हो गई है। तो ये जो परिवर्तन है, ये अगली पीढ़ी लेकर आ रही है हम्म, और ये परिवर्तन अब सबको दिख रहा है। लेकिन अगर अमित शाह का इस्तीफा हो गया, सरकार में बचेगा क्या फिर? ये सरकार वैसे भी नहीं बचेगी धर्मेंद्र जी। इस सरकार के पास अब बचा क्या है? आप देखिए, जो मोदी सरकार आई थी, उसके 3 फेज़ थे। पहला फेज़ था, उसके कुछ 4-5 प्रोजेक्ट थे जो 50-60 साल से बात करते थे, राम मंदिर, धारा 370, ठीक है ना? ट्रिपल तलाक वगैरह-वगैरह। वो सब तो पूरे हो गए। दूसरा था मेक इन इंडिया करेंगे, रोज़गार देंगे, हम्म, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, वो सब ध्वस्त हो गया। अब तो कोई नहीं कहता कि मेक इन इंडिया इस देश में हो रहा है, रोज़गार मिल रहा है या भ्रष्टाचार नहीं है। रोज़ सड़क टूट रही है, रोज़ पुल टूट रहे हैं नए-नए। अब तो मतलब पहले तो होता था बनने के कुछ 1 साल बाद टूटते थे, अब तो कुछ घंटों में टूटने लग गए। अब तो देश देख रहा है। हर प्रचारक, हर कार्यकर्ता उनका पैसों में खेल रहा है। ये देश देख रहा है और लोग गरीब हो रहे हैं। तो अब पहले वायदे खत्म हो गए, दूसरे वायदे फेल हो गए। अब तीसरा चीज़ वो मैनेजमेंट पे चले गए थे कि वोट चोरी करके जीत जाओ। अगर वायदे नहीं चले तो वोट चोरी कर लो। अब वो भी खुल गया। अब जनता, जो ये नई जनता आ रही है, जो नई पीढ़ी आ रही है, वो समझ रही है कि आप फेल हुए, आपने देश को बँटवारा किया, आरएसएस ने देश में नफ़रत फैलाई, झूठ फैलाया और जितने आरोप पुराने लगे, आप 12 साल में मोदी सरकार एक आरोप सिद्ध नहीं कर पाई, कोई एक चीज़ नहीं निकाल पाई। इतनी मजबूत सरकार, सारी संस्थाएँ आपके कंट्रोल में, सारे अफ़सर आपके इशारों पे नाचते थे। लेकिन आप कांग्रेस पार्टी के किसी टॉप लीडर के खिलाफ या उस समय के यूपीए के फैसलों के खिलाफ कुछ भी सबूत ढूँढ पाए? नहीं ढूँढ पाई है ये गवर्नमेंट। तो ये बच्चे समझते हैं हम्म, और वो बच्चे जो है ना, वो ऐसा देश नहीं चाहते हैं धर्मेंद्र भाई, जिसमें रोज़ नफ़रत हो, रोज़ टेंशन हो, कुछ बोल नहीं सकते। खाने के ऊपर रोक-टोक है, हम्म, शादी करने पे रोक-टोक है, घूमने पे रोक-टोक है, कपड़े पहनने पे रोक-टोक है, दोस्त बनाने पे रोक-टोक है। तो इन बच्चों ने अब इस ये सरकार, अमित शाह का इस्तीफा हो, नहीं हो, ये सरकार अब अंतिम साँसें गिननी शुरू कर दी है इसने। और हाँ, ये वैसे तो देश ने, खैर। दुनिया ने बहुत बार देखा है कि इस हाँ, तरह से जब सरकार का इक़बाल खत्म हो जाता है, इन बच्चों ने नरेंद्र मोदी का जो ऑरा था, जो हम्म, इक़बाल था, वो हम्म, ध्वस्त कर दिया है। और वैसे वो तो आज दोबारा उनकी वो जो हम्प्टी डम्प्टी का सांसद है है। ना, हम्प्टी डम्प्टी कैन नॉट बी पुट अगेन। एक बार हम्प्टी डम्प्टी गिर गया, टूट गया, बिखर गया, अब उसको जोड़ नहीं सकते आप। आप भी जैन जी वाली पूरी उसमें आ गए हैं, पूरी उसी वही लैंग्वेज में। नहीं, मैं तो पहले से बोलता हूँ भाई। हाँ। नहीं, आज जिस तरीके से पानी डालने वाला काम होना चाहिए था, ये तो ऐसा लग रहा है पेट्रोल छिड़क रहे हैं। इनकी एक सांसद है, वो कंगना रनौत, उन्होंने कहा कि ये तो अनगिनत लोगों से संबंध रखने वाली बदसूरत, उल्टी आती है, घिन आती है, ऐसी लड़कियां जो है वो पहुंच गई। जैन जी को लेकर के इस तरह की बातें। लेकिन मैं फिर आपसे पूछना चाह रहा हूं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो इसलिए भी हो गया कि लोग आ गए, युवा आ गया, और जो भीड़ की उम्मीद नहीं थी, जिस तरीके से पूरा दिल्ली जो है वो भरी हुई दिखाई दी। लेकिन अमित शाह के इस्तीफे पर आप क्या करेंगे? क्या रामलीला मैदान भरेंगे? क्या दिल्ली का जंतर मंतर भरेंगे? क्या देश भर में रैलियां होंगी?
किस तरीके से रोड मैप क्या है, किस तरीके से जो है वो ये होगा, ये यकीन करना ही अभी लोगों के लिए मुश्किल है। लोगों के लिए यकीन करना भले ही मुश्किल हो, लेकिन लोग ये हम्म। समझ तो रहे हैं कि डर गए, अमित शाह डर गए। और हमको क्या करना, वो अब टीवी डिबेट पे तो अभी घोषणा करेंगे नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डेवलपमेंट के फेज में है। बीजेपी क्या कर रही है उस पे भी डिपेंड करता है। आपने ये बोला ना, अभी भी पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो लोग? क्योंकि आरएसएस बीजेपी को लोगों को जोड़कर पॉलिटिक्स करना और राज करना आता ही नहीं है। उनको केवल लोगों को डिवाइड करके राज करना आता है। उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। उनके पास आइडिया ही नहीं आता कि हम लोगों को ठंडा करके, शांत करके कैसे राज करें। वो भावनाएं भड़का कर राज करने वाली पार्टी है और अभी भी वो भावनाएं भड़काने में लगी है। ये पूरे जेन ज़ी के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है कि उनको गलत साबित कर दिया जाए, वो बीजेपी को इस जेन ज़ी से और दूर लेके जा रहा है। ये जैसे पहले गलती कर दिए कि इनको लगा कि ये कुछ एक 100 लोग होंगे जो ये बात करेंगे, यही था इनका। लेकिन समझ में आ गया और जो कुछ लोग आपको दिखे, 50,000, 1 लाख सड़कों में, 2 लाख लोग जो दिखे, वो तो दिखे। हर जेन ज़ी का बच्चा वो अपने मोबाइल की मार्फत इस आंदोलन से जुड़ा था और आप उस बच्चे को आज बदनाम करोगे, तो आप उनको अपने पास नहीं ला रहे हो, उनको और दूर कर रही है बीजेपी। और ये करेंगे दूर क्योंकि इनको पास लाने का फॉर्मूला ही नहीं आता। ये तो आज तक आग में घी डाल के राज कर रहे थे। तो हम बहुत स्पष्ट हैं, हमारी लड़ाई उस जनरेशन के लोगों को जो आंदोलन में सपोर्ट किए, सिर्फ वही नहीं जो फिजिकली मौजूद थे, बल्कि वो लोग जिन्होंने इस आंदोलन के समर्थन में सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली, पोस्ट शेयर की, उनकी भी अब ये लोगों ने उनके पीछे भी पड़ गए हैं आईटी रूल्स के तहत। और वो लोग जिनका कि फेस रिकग्निशन यूज़ करके अब वो आने वाले समय पे जो इनका प्लान है कि उनके पासपोर्ट्स में, उनके वीज़ाज़ में दिक्कत करेंगे, ये लड़ाई कोई तो लड़ेगा इस देश के अंदर। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी इस लड़ाई को अब लड़ रहे हैं। ये लड़ाई अगली शुरू हुई है और इसलिए राहुल गांधी ये आश्वस्त कर रहे हैं कि हम इस्तीफा तो लेंगे ही लेंगे, आपकी रक्षा भी करेंगे। उन बच्चों की रक्षा करना ये धर्म है आज की तारीख में। उस बच्चों की रक्षा करना, उनके साथ खड़े होना और वो जो तरह का समाज बनाना चाह रहे हैं, जो बनना है, वो समाज क्या है? आज बहुत बुरा लग रहा है ना कि इतनी लड़कियां हैं और वो आके खुल के अपनी बात कह रही हैं बराबरी की। उनके अंदर एक जेंडर का एक कॉन्शियसनेस नहीं है। तो संविधान ने यही तो बोला था 1950 में कि इस देश के अंदर स्त्री पुरुष बराबर होंगे हर मायने में। ये 70 साल की उपलब्धि मानी जानी चाहिए कि आज वो लड़कियां खुलकर आंदोलन कर रही हैं, खुलकर बात कर रही हैं, वो नहीं डर रही हैं। उनके अंदर ये हीन भावना है ही नहीं कि हम जो हैं बराबर नहीं हैं। और जहाँ तक रही बात गालियों की, क्योंकि वो बात भी आ रही है, तो इन बच्चों को गालियाँ सिखाई किसने? यही बीजेपी का आईटी सेल तो था धर्मेंद्र जी, जो हर एक के पीछे पड़कर सोशल मीडिया पे गालियाँ लिखता था। यही बीजेपी का आईटी सेल था जो इन बच्चों के माँ-बाप को जो भी सरकार के खिलाफ बोलते थे, उनको सोशल मीडिया पे खुल के गाली देता था। और जो गाली देते थे, उनके प्रधानमंत्री फॉलो भी करते हैं बहुत सारे लोगों को ट्विटर पे। तो इन बच्चों को तो यही लगा ना कि इस ये गाली देना तो जायज़ है, इसमें कुछ गलत है ही नहीं। इन जो पेड़ आपने बोया, उसी की फसल आज ये काट रहे हैं। और इन बच्चों को 12 साल के अंदर जो ये पीढ़ी जवान हुई है, वो केवल यही देख-देख के जवान हुई है कि देश के बड़े से बड़ा व्यक्ति, बड़ी से बड़ी पार्टी बीजेपी, उसके लोग गाली-गलौज को एक नैतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, एक पॉलिटिकल हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो जब तुम कर रहे हो तो हम भी करेंगे। तो ये जवाबदेही भी बीजेपी के ऊपर है। डिस्कोर्स का जो लेवल वो नीचे लेके गए थे, आज वो जनता, वो नई जनरेशन उसी हथियार से उन्हीं का इकबाल को खत्म कर रही है। यही नरेंद्र मोदी थे, जब बिहार के अंदर एक गाली पड़ी थी उनको, तो उन्होंने पूरे देश के नाम एक वीडियो संदेश दिया था कि मेरे को गाली दी गई। ये वही नरेंद्र मोदी थे जो भाषण में रोते थे, गिनते थे मेरे को इतनी गालियाँ पड़ी। आज दावा करता हूँ आज किसी भाषण के अंदर वो ये बोल के दिखाएँ कि मेरे को इन बच्चों ने गाली दी। बोलेंगे तो 1000 गुना और देंगे ये बच्चे।
देश का ये माहौल बदला है और इस माहौल के बदलने में बहुत बड़ा हाथ बीजेपी के आईटी सेल का है। एक आज बड़ी खबर आई कांग्रेस के लिहाज से और उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह उनको क्लीन चिट मिली। आप तो डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार का एक तरीके से ये कहिए कि हिस्सा रहे। कैसा लगा आज इतने सालों के बाद में, तकरीबन 14 साल, और आज जब उनके निधन के 2 साल हो गए, जब दिसंबर 2024 में उनका निधन हुआ, जिसमें जो उनकी अंतिम यात्रा थी वो भी निगमबोध घाट में हुई, आप और हम लोग तो शरीक हुए उसमें। आज उनको क्लीन चिट मिली है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये कांग्रेस के लिए उपलब्धि नहीं है, ये देश के लिए है। देश के तमाम ईमानदार लोगों के लिए है, जो अपना काम करते हैं और उनको ये विश्वास जगा है कि आप ईमानदारी से काम करते हैं तो देर सवेर इस देश में न्याय भी मिलता है। ये जीत पूरी ईमानदार लोगों की है और केवल आज के केस में नहीं, 2G में सारे केस बरी हुए, कॉमनवेल्थ के सारे केस बरी हुए, आदर्श के सारे केस बरी हुए और कोल के सारे केस। तो जो 4 बड़े मुद्दे झूठे आरोप लगाए गए थे, वो चारों के चारों मोदी सरकार के दौरान जांच में और सुनवाई में और कार्रवाई में, न्यायिक कार्रवाई में वो ध्वस्त हो गए हैं। एक भी कांग्रेस के लीडर पे एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, जबकि पूरी तरह से इन्होंने मिसयूज किया एजेंसीज का। पर कुछ होगा तभी तो सिद्ध होगा। और आज ये संदेश पूरे देश को गया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी ईमानदारी आज जीती है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह से मेरी लगातार मुलाकात होती थी धर्मेंद्र जी, उनके आखिरी वक्त तक होती थी और बहुत बार इस बारे में मेरी बात होती थी, तो उनको विश्वास था। वो इस देश को महान राष्ट्र मानते थे, कहते थे बहुत मजबूत देश है, इससे घबराइए मत, आप अपना काम कीजिए। ये देश को मालूम पड़ जाता है कुछ समय के बाद कौन सही कौन गलत, और आज नई जनरेशन को मालूम पड़ रहा है। और आज डॉक्टर मनमोहन सिंह की ईमानदारी सर्टिफाई हो गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बार फिर से। ये नहीं कि उनको कोई सर्टिफिकेट चाहिए था, लेकिन ये बात साबित हुई कि जो पूरा झूठ का प्रपंच तैयार किया गया था 2010, 11, 12 के दौर में, जिसमें एक ऐसी सरकार जो लोगों के हित में सोच रही थी, एक ऐसी सरकार जो बड़े पैमाने पर जॉब्स दे रही थी, एक ऐसी सरकार जिसके जिसके कार्यकाल के दौरान हर मिडिल क्लास के व्यक्ति के पास घर हो गया था, हर मिडिल क्लास का व्यक्ति के पास हर तरह की फैसिलिटी हो गई थी, अच्छे स्कूल हो गए थे, गरीबों के लिए योजनाएं हो गई थी, ट्रांसपेरेंसी आरटीआई के मार्फत आ गई थी। वो सरकार थी। उस सरकार को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप खड़े किए गए और आज वो सब आरोप तो खत्म हो गए, लेकिन जिन्होंने खड़े किए थे आज उनसे पूछिए उनके राज में करप्शन का क्या हाल है। मोदी जी रिपीट ने कहा करिए। था कि रेनकोट पहन करके नहाते हैं डॉक्टर साहब। देखिए, मोदी जी जिस स्तर की बातें करते हैं उसका जवाब हम उस स्तर पे उतर के कभी देते नहीं है। वो देश ने खुद ही जवाब दिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के प्रति जो इज्जत है लोगों के मन में आज, वो नरेंद्र मोदी के प्रति आज नहीं है। बहुत सारी चीजें वक्त साबित करता है और भारत का लोकतंत्र मजबूत है। और एक बात और, मैं आपके शो में पहले भी बोला था और तब शायद आपके दर्शकों को वो बात पूरी समझ में ना आई हो, आज मैं दोबारा बोलूंगा कि लोकतंत्र पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से जिंदा नहीं है। लोकतंत्र इसलिए जिंदा है कि जनता उसको चाहती है, और जब जनता चाहती है तो लोकतंत्र को मार कोई नहीं सकता। कुछ समय के लिए आप उसको, ठीक है, हेर फेर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज जो जनता ने साबित कर दिया ना, डर खत्म, सड़क पे सब, तो ये लोकतंत्र की खूबी है। और भारत का जो आत्मा है, भारत की आजादी के आंदोलन की वजह से वो लोकतांत्रिक आत्मा है, और वो आत्मा को आप मार नहीं सकते। आप कुछ समय के लिए उसके शरीर को कब्जा सकते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, लेकिन आत्मा को नहीं मार सकते लोकतंत्र की। और आज ये लोकतंत्र दोबारा जिंदा हुआ और आरएसएस के दूसरे प्रोजेक्ट को फेल करके हुआ। प्रोजेक्ट क्या था? आरएसएस ने बड़े पैमाने में पिछले कई दशकों की मेहनत के बाद ये साबित करने में सफलता प्राप्त की थी कि राजनीति बुरी चीज है, गैर राजनीतिक होना चाहिए, जबकि राजनीति तो लोकतंत्र की आत्मा है।
लोकतंत्र बिना राजनीति को कुछ है ही नहीं। राजनीति, आरएसएस ने ये साबित करने की कोशिश की थी कि राजनीति जो है वो किसी को एमएलए, किसी को एमपी, किसी को मिनिस्टर, सीएम, पीएम बनाने के लिए होती है, और लोगों ने एक समय के लिए उसको मान भी लिया था शायद। लेकिन अब इनकी सरकार देखने के बाद लोगों को समझ में आ रहा है कि लोकतंत्र तो मेरे लिए था, व्यक्ति के लिए था, मेरे अधिकार के लिए था, मेरी जिंदगी अच्छी बने उसके लिए था, मेरे बच्चों की लाइफ अच्छी बने उसके लिए था, सरकार मेरे प्रति जवाबदेह हो उसके लिए लोकतंत्र था। तो ये बात अब दोबारा से देश के अंदर लोगों में आई है। तो आरएसएस की दशकों की मेहनत, जिसमें राजनीति को वो एक बुरी चीज बता रहे थे, वो मेहनत भी ध्वस्त हो गई है। लोकतंत्र वापस पटरी पे आया है, और लोकतंत्र की ताकत अभी आपने धर्मेंद्र प्रधान के मामले में देखी, लोकतंत्र की ताकत अब आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के केस में देखी, और आप यकीन मानिएगा आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी, अमित शाह के मामले में भी आप देखोगे। यानी आप ये कह रहे हैं, अगर मैं इस पूरी बातचीत को समराइज करूं, तो डॉक्टर साहब को लेकर के या कांग्रेस को लेकर के जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया वो खत्म हो रहा है, और बीजेपी ने जो अपना गुब्बारा भरा उस गुब्बारे की हवा निकल रही है। आप कुल मिलाकर के बात कह रहे हैं। लेकिन राहुल जी ने भी कहा कि गुब्बारे की हवा निकल गई, लेकिन मैं उनको भी बोलना चाह रहा था कि गुब्बारा फट गया है और उसको दोबारा कोई सी नहीं सकता। गुब्बारे को दोबारा सीलना बड़ा मुश्किल असंभव है। तो ये गुब्बारा फट गया है, अब हवा भरने की गुंजाइश ही नहीं बची। हवा तो लीक होती रहेगी, सिर्फ पेपर लीक नहीं होगा, ये हवा भी लीक होती रहेगी। लेकिन यही सवाल भी बहुत बड़ा अभी भी है, आपने बहुत बार इसका जवाब भी दिया और दर्शकों के ऊपर हम छोड़ते हैं। अमित शाह वो इस देश में मोदी जी के बाद में उनके उत्तराधिकारी के तौर पर, अगले पीएम के तौर पर बहुत सारे की बातें चलती हैं कि भैया 2029 से पहले 27 में गद्दी सौंप देंगे। अब बातें चलती हैं कि नहीं, 29 का चुनाव मोदी के चेहरे पर, फिर 32 में गद्दी सौंप देंगे। बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन अगर उनकी खुद की अभी गद्दी चली गई तो फिर अमित शाह के जाने के बाद में सरकार कितने दिन चलेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अब संभालना मुश्किल है, जो सरकार अपने बच्चों की नहीं हुई, जो सरकार भगवान राम की नहीं हुई, वो क्या अपने साथियों के लिए होगी? ये तो क्या है कि एक गैंग के रूप में ऑपरेट किए थे, उस गैंग का दौर खत्म हो गया है। तो अब जो है वो सब चीज खुल के सामने आ रही है। राम मंदिर की चोरी भी सामने आ रही है, सड़कों में भ्रष्टाचार भी सामने आ रहा है, इनका फेलियर जॉब्स में भी सामने आ रहा है। किस तरह से बच्चों को बदनाम करने के अभी षड्यंत्र रच रहे हैं। कोई सोच सकता है कि दिल्ली पुलिस पत्थर भर के ट्रक में और बच्चों को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करेगी? तो ये सब जिसको कहते हैं कुकर्म, तो एक घड़ा होता है पाप का, वो बूंद बूंद भरता रहता है, पर एक दिन पूरा भर के छलक जाता है। वो छलक गया है। तो कहाँ तो बात हो रही थी 2047 के लिए, और कहाँ अब 29 तक का रास्ता वो मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कितना अहंकार तो रावण का भी चला। हम्म अहंकार ने तो हर एक को तबाही किया है। तो ये अहंकार बोल रहा था, ये कोई भविष्य वक्ता नहीं बोल रहे थे। और वो अहंकार अपना हिसाब करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए और बड़ी बारीकी के साथ में सारी बातों को कहा आपने। और अब देखना ये है कि चीज़ें किस तरीके से, कैसे, कितनी ज़मीन पर उतर पाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।